जय हिंद दोस्तों। आज हम गुप्त साम्राज्य के पार्ट 2 की ओर हैं, जिसमें हमने पार्ट 1 में पढ़ा था किस तरह से गुप्त साम्राज्य का गठन किया गया था, उसके महत्वपूर्ण शासक कौन कौन हुए, इस राजवंश में किन किन लोगों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम इस पार्ट 2 में पढ़ने वाले हैं चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। अच्छा, एक बात और बता दूं कि घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम ही गुप्त वंश का शासक बना था। इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ते हैं इस पार्ट में। याद कीजिए, चंद्रगुप्त प्रथम जो कि महत्वपूर्ण शासकों में इसकी गिनती होती है और इनका कार्यकाल 319 ईस्वी से लेकर के 350 ईस्वी तक माना जाता है। ऐतिहासिक तिथि को याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी कभी सीधा सीधा प्रश्न इससे ही बनता है कि चंद्रगुप्त प्रथम का कार्यकाल कब से कब तक था, तो आपको याद रख लेना है 319 से लेकर के 350 ईस्वी का जो समय था वह चंद्रगुप्त प्रथम के नाम से अलॉटेड था। अच्छा, इसके बारे में जानते क्या है कि गुप्त वंश का जो वास्तविक संस्थापक था, यूजुअली हमने पढ़ा है पहले कि गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त के द्वारा की गई थी, लेकिन इसका वास्तविक संस्थापक अगर पूछा जाता है तो चंद्रगुप्त प्रथम का नाम हम लिखेंगे। कभी कभी बीपीएससी के पेपर में और अन्य जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाले जो पेपर होते हैं उनमें प्रश्न पूछा जाता है वास्तविक संस्थापक कौन है, तो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है, जिसने अपने राज्याभिषेक की तिथि को 319 ईस्वी को जब उन्होंने अपने राज्याभिषेक किया था, उस तिथि को यादगार करने के लिए उन्होंने गुप्त संवत चलाया था। इससे एक और प्रश्न बनेगा कि गुप्त संवत किनके द्वारा जारी किया गया था? चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। और यह किस उपलक्ष्य में? तो यह उपलक्ष्य यह था कि उन्होंने राज्याभिषेक किया था सन 319 ईस्वी में। इस अवसर पर उन्होंने गुप्त संवत जारी किया था। तो 3 महत्वपूर्ण बातें हुई याद करना इसमें कि पहला, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। और चंद्रगुप्त प्रथम घटोत्कच के बाद जो शासक बनने वाले क्रम में उनका नाम आता है चंद्रगुप्त प्रथम का। इनके राज्याभिषेक की तिथि को यादगार बनाने के लिए ही गुप्त संवत जारी किया। वह कब से? 319 ईस्वी से। तो याद रख लेना है इसको, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। अच्छा, एक बात और भी याद रखिए इसमें कि गुप्त संवत एवं शक संवत, हमारे यहाँ 2 संवत चल रहे हैं, गुप्त संवत और शक संवत। इसके बीच में एक टाइम गैप जो है वह 241 वर्षों का है, 241। एक बार प्रश्न आया था कि गुप्त संवत और शक संवत में कितने वर्षों का अंतराल है? 241 वर्षों का अंतराल है, याद रखें। गुप्त संवत के बारे में जानते हैं 319 और शक संवत 78। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वह 241 वर्ष है। इस तरह से याद रखिए कि गुप्त संवत और शक संवत में जो अंतर है वह कितना है? 241 वर्षों का अंतर है। तो इस तरह से हमें इन पैराग्राफ में 2-3 बात याद रख लेना है कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को समझा जाता है। उन्होंने अपने राज्याभिषेक की तिथि को यादगार बनाने के लिए एक संवत चलाया था जिसका नाम था गुप्त संवत, जिसका शुरुआत 319 ईस्वी समझा जाता है। और एक और शक संवत जो प्रचलित था, शक संवत और गुप्त संवत के बीच में जो टाइम गैप है वह 241 वर्षों का है। तो इस तरह से इतने सारी बातों को आप याद रख सकते हैं इस पैराग्राफ से। चलिए, एक और महत्वपूर्ण बात समझना है कि चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजा धीराज, याद रख लेना है, महाराजा धीराज की उपाधि दी गई थी। याद रख लेना, चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजा धीराज, अनेक बार प्रश्न पूछे गए हैं कि महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण की थी। याद रख लेना है, महाराजा धीराज। और उन्होंने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी, याद रख, लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी, लिच्छवी एक मगध आपने पढ़ा था 16 महाजनपद, उसमें लिच्छवी के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें लिच्छवी की जो राजकुमारी थी कुमार देवी से विवाह करके लिच्छवियों की सहायता से जब उन्होंने शादी वैवाहिक संबंध स्थापित किए, जिसके बाद से क्या हुआ, उन्होंने लिच्छवियों की सहायता से अपने साम्राज्य का बहुत ही विस्तार किया था और उन्होंने अपनी शक्ति कई गुना और बढ़ा लिए थे। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह करके अपने शक्ति को और बहुत विस्तार से बढ़ा लिया था। आगे पढ़ते हैं कि स्वर्ण के सिक्के, सोने के सिक्के, जिसमें चंद्रगुप्त कुमार देवी प्रकार यानी सोने के सिक्के उन्होंने बहुत सारे जारी किए थे, जिसमें उन्होंने सिक्के के जो प्रकार किए थे वह एक था कुमार देवी प्रकार, दूसरा था लिच्छवी प्रकार, तीसरा था राजा रानी प्रकार और चौथा याद रख लेना है कि विवाह प्रकार। विवाह प्रकार, ये जो सिक्कों के जो स्वर्ण के जो सिक्के थे उनके जो टाइप हुए कौन कौन? कुमार देवी, लिच्छवी, राजा रानी, विवाह प्रकार। यानी स्वर्ण के सिक्के के जो टाइप थे चंद्रगुप्त प्रथम के समय में यह इस तरह के थे, याद रख लेना है। और एक और बात याद रखना है कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है, प्रयाग अभिलेख जो आज इलाहाबाद के नाम से जानते हैं, इलाहाबाद का नया नाम प्रयाग हो गया है, तो इस तरह से प्रयाग अभिलेख से लिच्छवी की को जो दौहित्र, याद रख लेना है, यहाँ पर दौहित्र कहा गया है। लिच्छवी को किस नाम से जाना गया है? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में लिच्छवी को दौहित्र नाम दिया गया है। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो इसको याद रखना है, लिच्छवी को दौहित्र कहा गया है यह प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में।
तो इस तरह से इन तमाम मुद्दों को आप समझते रहें। गुप्त वंश के बारे में पढ़ेंगे और गुप्त वंश के जो शासक थे, जो चंद्रगुप्त प्रथम, उनके बारे में याद रखिए कि पहला शासक था जिसने चांदी के सिक्के चलवाए थे। एक और प्रश्न बना है यहाँ पर कि स्वर्ण के सिक्के के टाइप आपने देखे। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण बात आया कि इन्होंने, वो पहला शासक था गुप्त वंश का, कौन? चंद्रगुप्त प्रथम, जिन्होंने चांदी के सिक्के चलवाए थे। याद रखिए। अगला टॉपिक याद रख लेना है कि समुद्रगुप्त को उत्तराधिकारी बनाने के लिए, समुद्र उत्तराधिकारी कौन होता है? जो राजा के बाद उनके गद्दी को संभालने वाला होता है। याद रखिएगा, समुद्रगुप्त को उत्तराधिकारी बनाने के बाद उन्होंने संन्यास ले लिया था। यानी चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने बाद जो शासक जिसकी जिम्मेदारी दी थी वह किसको दे दिया था? समुद्रगुप्त को। याद कर जाइए, मैंने नाम बताया था पहला कि इससे पहले जो था घटोत्कच, घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम आए और उन्होंने संन्यास ले लिया, लेकिन उससे पहले उत्तराधिकारी किसको बना दिया उन्होंने? समुद्रगुप्त को। एक महत्वपूर्ण नाम आया आपके मन में, समुद्रगुप्त, जो कि उत्तराधिकारी हुए चंद्रगुप्त प्रथम के बाद। अच्छा, अब समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि तमाम चीज़ें आपके मन में याद हो गई होगी। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम घटोत्कच के बाद गुप्त वंश के महत्वपूर्ण शासक हुए, जिन्होंने अपने राज्याभिषेक की तिथि को यादगार बनाने के लिए गुप्त संवत चलाया था। याद कर जाइए, गुप्त संवत 319 ईस्वी में चलाया गया था। और इससे पहले एक और संवत प्रचलित था, शक संवत। इन दोनों के बीच में जो टाइम का गैप था वह 241 वर्ष था। याद रखें इसमें। इसके बाद उन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। उन्होंने अन्य स्वर्ण के सिक्के भी जारी किए, जिनके टाइप भी अलग अलग हैं, लेकिन वह पहले गुप्त शासक हुए जिन्होंने चांदी के सिक्के चलाए थे। और इसके बाद उन्होंने संन्यास लिया, लेकिन संन्यास लेने से पहले उन्होंने समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। चलिए अब समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ते हैं कुछ। समुद्रगुप्त का कार्यकाल 350 से लेकर 375 ईस्वी समझा जाता है। याद रखिए, समुद्रगुप्त का जो कार्यकाल था वह 350 से 375 ईस्वी समझा जाता है। अच्छा, इसने आर्यावर्त एवं दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था। याद रखिए, आर्यावर्त और दक्षिणावर्त दोनों ही हिस्सों के 12 शासकों को पराजित करके उनके शासन क्षेत्र को अपने क्षेत्र में शामिल किया था, जिसके कारण से उनको, यानी इस विजय के कारण उनको विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त की उपाधि दी गई। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। याद रखिए कि दक्षिणावर्त और आर्यावर्त के 12 क्षेत्रों को, यानी वहाँ के शासकों को हरा करके उनके शासन क्षेत्र को अपने में मिला लिया। इस महान विजय के कारण उसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और यह उपाधि किसने दी थी? विंसेंट स्मिथ ने दी थी। इससे प्रश्न बनता है पहला कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो याद रखिए, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और यह उपाधि किसने दी थी? विंसेंट स्मिथ ने दी थी। और क्यों दी थी? क्योंकि उन्होंने दक्षिणावर्त और आर्यावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था। इस महान विजय की उपलब्धि के कारण उन्हें भारत का नेपोलियन घोषित किया गया। याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत बार पूछ। समुद्रगुप्त ने जो कुछ विजय हासिल की थी जिसके कारण उन्हें नेपोलियन की उपाधि दी गई थी, इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। अब इसकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो हरिसेन के द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख से। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, याद रखना है कि स्तंभ लेख, शिलालेख, ये सब हुआ करता था। ये जानकारी के सोर्स थे। हमने पढ़ा है कि भारतीय इतिहास को जानकारी के लिए हमारे पास साहित्यिक स्रोत भी हैं, पुरातात्विक स्रोत हैं। तो इस स्तंभ लेखों के द्वारा भी हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है। इस हरिसेन के द्वारा जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख लिखा गया है, इसमें हमें बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। किसके बारे में? समुद्रगुप्त के बारे में। अच्छा, इनके जो दरबारी कवि थे वह कौन थे? हरिसेन। याद रख लेना है, समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था, दरबारी कवि मतलब पहले राजा महाराजा अपने शान शौकत को दिखाने के लिए, उनकी जानकारी के लिए, जानकारी यानी एक शास्त्र के संबंधी जानकारी हो और तमाम जानकारियों को इकट्ठा करने के लिए अपने दरबार में विद्वानों को रखा करते थे। तो हरिसेन जो था वह समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। याद रखिए, उन्होंने 7वें श्लोक में समुद्रगुप्त के विजय के बारे में बताया है। समुद्रगुप्त के विजय, यानी समुद्रगुप्त ने जितनी विजय हासिल की उन तमाम चीज़ों की जानकारियाँ उनके 7वें श्लोक से प्राप्त होती है। और याद रख लेना, यह प्रश्न पूछा जाता है कि किस श्लोक से समुद्रगुप्त के विजय की जानकारी प्राप्त होती है? यानी विजय अभियान। अभियान का मतलब उन्होंने एक आंदोलन से छेड़ दिया था कि उन्होंने क्षेत्र जीतना है तो जीतना है। आपने देखा पीछे, उन्होंने दक्षिणावर्त के 12 शासकों को हराया था और आर्यावर्त के 12 शासकों को भी हराया था, जिसके कारण से उनको विंसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा था। इस तरह से याद रखिए कि उन्होंने 7वें श्लोक में इसकी जानकारी दी है। ठीक उसी तरह 4थे श्लोक में उन्होंने एक बताया क्या? चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा समुद्रगुप्त को उत्तराधिकारी चुने जाने का उल्लेख। अभी आपने पीछे पढ़ा था
कि चंद्रगुप्त प्रथम ने समुद्रगुप्त को उत्तराधिकारी बनाया था, तो वह किस श्लोक से प्राप्त होता है? चौथे श्लोक से यह जानकारी प्राप्त होती है। याद कर जाना है आपको, इस चौथे श्लोक से समुद्रगुप्त को उत्तराधिकारी बनाने की जानकारी प्राप्त होती है, और इसकी जानकारी हमें चौथे श्लोक से प्राप्त होती है, आपने पढ़ लिया। प्रयाग प्रशस्ति में, जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन के द्वारा लिखित है, इसमें समुद्रगुप्त को एक महान विजेता भी कहा गया है। एक प्रश्न बनने का तरीका देखिए कि किस अभिलेख से यह प्राप्त होता है कि समुद्रगुप्त एक महान विजेता थे। तो यह क्या होता है? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से। और प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किसके द्वारा लिखा गया है? हरिसेन के द्वारा लिखा गया है। हरिसेन कौन था? तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। इस तरह से आप प्रश्न बनाने की कोशिश करेंगे और अपने आप को रिकॉल करते रहें तो निश्चित रूप से आपके एक करेक्शन बढ़ते जाएंगे। तो याद रखिए कि प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को एक महान विजेता कहा गया है और संपूर्ण पृथ्वी को विजय धारणबंध कहते हैं, एक तरह से पूरे विश्व को जीतने वाला, पूरे धरती पर जितने भी क्षेत्र हैं सबको अपने में मिला लेने की क्षमता रखने वाला था। उन्होंने बताया कि इस तरह से उनके भीतर एक जीतने की लालसा इतनी उत्कृष्ट थी कि वो उनको कहा गया था कि ये पूरे भारत को जीत सकता है, पूरे क्षेत्र को अपने आप में शामिल कर सकता है। इस तरह से याद रखिए कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से समुद्रगुप्त को महान विजेता और पूरे क्षेत्र को जीतने वाला धरणीबंध के नाम से जाना गया है। और अशोक के बाद याद रख लेना है, इसमें एक नाम आता है इस अभिलेख से, अशोक, समुद्रगुप्त, अकबर, बीरबल, आपने सुना भी होगा, जहांगीर। इस अभिलेख में इन सभी तमाम योद्धाओं का नाम भी उसमें वर्णित है। याद रख लेना है। इसमें कभी कभी प्रश्न आता है कि समुद्रगुप्त के स्तंभ लेख से किन किन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उसमें अशोक के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, समुद्रगुप्त के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है, अकबर के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, उनके बाद बीरबल के बारे में, और लास्ट मोमेंट में जहांगीर के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। कहाँ से? प्रयाग स्तंभ लेख से। याद रख लेना है कि एक और जानकारी के जो सोर्स थे हमारे पास, वह था क्या? एरण्य अभिलेख, स्तंभ लेख तथा ताम्रफलक, नालंदा ताम्रफलक। इन तमाम क्षेत्रों से हमें क्या प्राप्त होता है कि यह एक बहुत बड़ा दानी राजा था। दानी राजा मतलब क्या? इनके भीतर दान करने की प्रवृत्ति भी बहुत ही अटूट मात्रा में थी, तथा पत्नी दत्त देवी का नाम अंकित था। ध्यान दीजिए, उन्होंने इस स्तंभ एरण्य अभिलेख से, ताम्रफलक से, नालंदा ताम्रफलक से और भी जानकारी प्रोवाइड किया है, जिसमें हमें पता चला है कि वह एक बहुत बड़े दानी राजा थे। और उसमें एक बात और भी है कि पत्नी दत्त देवी का नाम भी अंकित करवाया है उस अभिलेख पे। किस पे? एरण्य अभिलेख पे। तो इस तरह से तमाम जानकारी को आप इकट्ठा कर सकते हैं। यानी हमें समुद्रगुप्त की 6 मुद्राओं के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त होती है, जिनके बारे में हम जानकर उनके जीवन एवं उनके उपलब्धियों के बारे में विशेष रूप से जानकारी बना पाते हैं हम लोग। याद कीजिए, समुद्रगुप्त की जो मुद्राएं थी वह 6 हमें ज्ञात है, जिसे उनके जीवन कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो उसमें हम चर्चा करेंगे। पहला, गरुड़ प्रकार। उन्होंने जो सिक्के जारी किए थे, उनके समय में जो मुद्राएं जारी थी, उसमें पहला टाइप आता है गरुड़ प्रकार। याद रखिए, इससे ये समुद्रगुप्त की नागवंशी राजाओं पर विजय का साक्ष्य मिलता है। याद रखना है कि समुद्रगुप्त के द्वारा जो नागवंशी राजाओं पर विजय का हासिल किया था उन्होंने, इसकी जानकारी हमें गरुड़ प्रकार के सिक्कों से प्राप्त होती है। और इसमें एक बात और भी है कि सिक्के के मुख्य पृष्ठ पर वह एक टर्म था, पराक्रमः शब्द अंकित है। याद रख लेना है कि गरुड़ प्रकार के सिक्कों के जो शीर्ष हैं, उसके जो मुख्य पृष्ठ पे एक पराक्रम शब्द अंकित है। इसकी जानकारी हमें इन्हीं प्रकार के सिक्कों से प्राप्त होती है। समुद्रगुप्त के बारे में हमें 6 तरह के सिक्के प्राप्त हैं, जिन्हें हमें बहुत सारी जानकारी प्राप्त मिलती है। अच्छा, इसके बारे में और भी देखें तो यह याद रख लेना है कि धनुर्धारी प्रकार, दूसरा जो टाइप आता है वह धनुर्धारी प्रकार। याद रख लेना है इसमें कि इसमें सिंहवाहिनी देवी, यानी इस सिक्कों से क्या प्राप्त होता है जानकारी? सिंहवाहिनी देवी के साथ साथ उसकी उपाधि अप्रतिरथ अंकित है इस पे। याद रख लेना कि इस तरह के सिक्कों पे, धनुर्धारी सिक्कों पे उन्हें सिंहवाहिनी देवी के साथ साथ अप्रतिरथ शब्द अंकित है। इस तरह से याद रखना है कि अप्रतिरथ जो है अंकित शब्द किस प्रकार के सिक्कों पे है, तो वह है क्या? धनुर्धारी प्रकार के सिक्कों पे। राजा को धनुष्वान लिए दिखाया गया है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि राजा को, समुद्रगुप्त को धनुष धारण किए हुए किस तरह के सिक्कों पर दिखाया गया है, तो वह है धनुर्धारी प्रकार। याद रख लीजिए, नाम से भी याद कर सकते हैं। तो अभी तक हमने 2 बताया, गरुड़ प्रकार, समुद्रगुप्त की नागवंशी राजाओं पर विजय को, जो विजय की प्राप्ति हुई थी उसकी साक्ष्य हमें इस प्रकार के सिक्कों से मिलती हैं। दूसरा, धनुर्धारी प्रकार, जिसमें अप्रतिरथ शब्द अंकित है उसके मुख्य पृष्ठ पर, और राजाओं को
धनुषवाण धारण किए हुए दिखाया गया है, साथ में अप्रतिरथ शब्द अंकित है। तो अच्छा, तीसरा नाम आता है परशु प्रकार। याद रखना है, सिक्कों के जो प्रकार हैं उसमें तीसरा नाम आता है परशु प्रकार। इसमें राजाओं को परशु धारण किए हुए दिखाया गया है, परशु याद रख लेना है। और उसे इस उपाधि के साथ साथ कृतांत परशु उसके सिक्कों पर अंकित है, यानी उस तरह के सिक्के जो थे जिस पर कृतांत परशु अंकित है और उस पर राजा को परशु धारण किए हुए दिखाया गया है, वह कौन था? परशु प्रकार। अभी तक हमने 3 प्रकार देख लिए, कौन कौन? गरुड़ प्रकार, धनुर्धारी प्रकार, परशु प्रकार। अब नाम आता है चौथा, अश्वमेघ प्रकार। अश्वमेघ याद रख लेना है कि अश्वमेघ यज्ञों के बारे में तो आपने सुना भी होगा। अश्वमेघ यज्ञों का प्रमाण इसी प्रकार के सिक्कों से मिलता है कि समुद्रगुप्त के समय में अश्वमेघ यज्ञ हुआ करते थे। तो इस तरह से अश्वमेघ यज्ञों का प्रमाण जो है इस तरह के सिक्कों से मिलता है। अच्छा, मुद्रा लेख पर, मुद्रा पर जो कुछ उकेरा गया था वह तो क्या था? राजाधिराज को पृथ्वी को जीतकर तथा अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान कर स्वर्गलोक की विजय करता है, इसकी जानकारी इसी तरह के सिक्कों से प्राप्त होती है। यानी स्वर्गलोक को पाने की जो जीत करने की जो लालसा थी वह इस तरह के सिक्कों से ज्ञात होती है। अच्छा, एक बात और भी ध्यान रखिए कि हमने परशु प्रकार में देखा, अश्वमेध प्रकार, धनुर्धारी प्रकार और गरुड़ प्रकार, इस तरह से 4 प्रकार आपने देखे। इन तमाम सिक्कों से हमें उनके जीवनचर्या के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इनके बारे में? समुद्रगुप्त के बारे में, क्योंकि उनके शासनकाल में ही इस तरह के सिक्के उत्कीर्ण हुए थे। अच्छा, एक बार नाम याद रखिए कि व्याघ्रहनन प्रकार। व्याघ्रहनन, इसमें व्याघ्र का आखेट करता है, व्याघ्र का शिकार करते हुए दिखाया गया है, यानी व्याघ्र का शिकार करते हुए, आखेट करते हुए दिखाया गया है इस तरह के सिक्कों पर। तो सिर्फ याद रख लेना है कि व्याघ्रहनन प्रकार है तो उसमें व्याघ्र का शिकार किया गया। तो इस तरह से उसके नाम से भी थोड़ा सा कोरिलेट करके देखेंगे, व्याघ्रहनन। और इसमें अश्वमेध के बारे में, अश्वमेध यज्ञों के बारे में बताया गया है। परशु प्रकार में परशु धारण किए हुए हैं, धनुधारी में धनुष धारण किए हुए हैं, और गरुड़ प्रकार में नागवंशी राजाओं के विजय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इस तरह से आप उसको कोरिलेट करके याद रखें तो लंबे समय तक आप याद रख सकते हैं। अच्छा, एक नाम है वीणा वादनी प्रकार। एक बार प्रश्न आया था दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में कि बीना बजाते हुए किसे दिखाया गया है, तो समुद्रगुप्त को उनके सिक्कों पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है। जिससे अब पता चलता है कि वो समुद्रगुप्त संगीत के प्रेमी भी थे, यानी संगीत प्रेमी होने का साक्ष्य वीणा वादनी प्रकार से प्राप्त होता है, और जिस पर वीणा बजाते हुए समुद्रगुप्त को दिखाया गया है। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद कर जाइए VVI के टॉपिक के रूप में। संगीत प्रेमी होने का साक्ष्य समुद्रगुप्त के वीणा वादनी प्रकार के सिक्के से प्राप्त होता है, और जिसमें समुद्रगुप्त को स्वयं बीना बजाते हुए दिखाया गया है, यानी उनके सिक्कों के मुख्य पृष्ठ पर समुद्रगुप्त को बीना बजाते हुए दिखाया गया है। इस तरह से आपने देखा कि कुल 6 प्रकार के सिक्के उनके समय में जारी किए गए थे। किनके समय में? समुद्रगुप्त के समय में, जिससे उनके जीवन चर्या एवं उनके द्वारा उपलब्धियां हासिल की थी, इस तमाम चीज़ों की जानकारी प्राप्त होती है। अब बारी आती है समुद्रगुप्त की कुछ विजय नीतियों के बारे में। क्योंकि आपने पीछे पढ़ा है समुद्रगुप्त को विजय हासिल करने वाला महान विजेता घोषित किया गया था। अच्छा, उनको भारत का नेपोलियन भी कहा गया था। विंसेंट स्मिथ ने दक्षिणावर्त और आर्यावर्त के 12 क्षेत्रों को जीत हासिल करने की उपलब्धि में, यानी इस खुशी से उनको एक भारत का नेपोलियन की उपाधि दी गई थी, याद रखिए। तो इसमें उन्होंने विजय नीतियाँ किस तरह से हासिल की थी, कौन कौन सी विजय नीति, उसके बारे में पढ़ते हैं। एक बार पहला नाम है राज्य प्रसवोधरण की नीति। राज्य प्रसवोधरण की नीति। अब पहला नाम है विजय नीति में पढ़े, राज्य प्रसवोधरण की नीति। इसमें क्या था कि मगध के आसपास के राजाओं के क्षेत्रों को जीत करके अपने क्षेत्र में मिला लेना, इस तरह के विधि को क्या नाम दिया गया? राज्य प्रसवोधरण विधि। यानी नीति के रूप में हम जानते हैं कि मगध के आसपास, क्योंकि मगध उस समय अपने उत्कृष्ट पोजीशन पे था, तो इस तरह से मगध के आसपास के जो राजा थे उनको उन पर जीत हासिल करके उनके क्षेत्रों को अपने में मिला लिया। इस नीति को क्या नाम दिया गया? राज्य प्रसवोधरण की नीति। दूसरा था सर्व कर दानाज्ञाकरण की नीति। याद रख लेना है, बहुत थोड़ा सा क्लिष्ट नाम है। सर्व कर दानाज्ञाकरण की नीति। यह नीति सीमांत क्षेत्रों के लिए होता था। जो क्षेत्र सीमावर्ती इलाकों में हुआ करते थे उन पर जीत हासिल करने के लिए उन्होंने जो नीति अपनाई थी उसका नाम था सर्व कर दानाज्ञाकरण। सभी तरह के टैक्स को पे करके अब उसको क्षेत्र को अपने में मिला लेना, इस तरह से यह नीति सीमांत क्षेत्रों के लिए था। याद कर जाना है कि प्रश्न पूछा जाएगा कि सीमांत क्षेत्रों के लिए उन्होंने कौन सी नीति अपनाई थी? सर्व कर दानाज्ञाकरण की नीति। तीसरा नाम आता है परिचारिकीकृत नीति। परिचारिकीकृत नीति यह क्या था? जो ट्राइबल जनजातीय लोग होते हैं, आटविक जिसको बोलते हैं, राज्यों को सेवक बनाने की नीति। जो जनजातीय क्षेत्र था उस राज्य के लोगों को उनके सेवक बनाने की जो नीति थी उसका नाम दिया गया था
परिचारिकीकृत नीति। परिचारिकीकृत नीति, जनजातीय लोगों को राज्यों के सेवक बनाने के लिए जो उन्होंने नीति अपनाई थी उसका नाम था परिचारिकीकृत नीति। अच्छा, अगला नाम आता है ग्रह मोक्षानुग्रहण। ग्रह मोक्षानुग्रह, ग्रह मोक्षानुग्रह, याद रखिए दक्षिण भारत के 12 राजाओं के संघ को पराजित कर, यानी 12 राजाओं के जो यूनियन थे उनको हरा करके फिर से अपने उसको क्षेत्र को वापस कर देना, यह भी एक नीति थी जिसका नाम था ग्रह मोक्षानुग्रह नीति। समुद्रगुप्त के द्वारा जो विजय नीति अपनाई गई थी उसमें इन सभी नीतियों को याद रख लेना है कि दक्षिण भारत के 12 क्षेत्रों को यानी 12 राज्यों के संघ को उन्होंने जीत लिया था, उनको हरा दिया और उसके बाद उस क्षेत्र को पुनः फिर से उसको वापस दे दिया गया था। इस नीति का नाम दिया ग्रह मोक्षानुग्रहण। अगला नाम आता है कन्योपायन, है ना, याद रखिए कन्योपायन। कन्योपायन यह विदेशियों को पराजित कर उनके साथ वैवाहिक संबंध की नीति थी। विदेशियों को हरा करके उनके साथ विवाह की संबंध स्थापित करना, यह भी एक नीति थी। पहले के समय में अपने क्षेत्र को विस्तार करने के लिए वैवाहिक नीतियों का भी प्रयोग किया करते थे। यह भी नाम याद रखना है, कन्योपायन, यानी विदेशियों को हरा करके उनके साथ वैवाहिक संबंध की नीति जो थी यह नाम दिया गया कन्योपायन। कुल मिलाकर के याद रखिए राज्य प्रसवोधरण की नीति, सर्व कर दानाज्ञाकरण की नीति, परिचारिकीकृत नीति, ग्रह मोक्षानुग्रहण नीति और कन्योपायन नीति। आपने समझ गया होगा राज्य प्रसवोधरण में क्या समझा कि मगध के आसपास के क्षेत्रों को जीत हासिल कर लेना। सर्व दानाज्ञाकरण में सीमांत क्षेत्रों के लिए था, यानी सीमावर्ती इलाकों में जो कुछ क्षेत्र थे उनको जीत हासिल करके अपने में मिला लेना। परिचारिकीकृत नीति जनजातीय लोगों को सेवक बनाने के लिए था। ग्रह मोक्षानुग्रहण दक्षिण भारत के 12 राजाओं के संघ को जीत करके फिर से वापस दे देना। कन्योपायन विदेशियों को जीत करके वैवाहिक संबंध स्थापित करने की नीति थी। इस तरह से आपने देखा कि उन्होंने अपने विजय के लिए अलग अलग तरह की नीतियां बनाए थे। इस तरह से आप उनके विजय नीतियों के बारे में भी अवगत हो चुके हैं। अच्छा, इसके बारे में एक बात बता दूं कि अश्वमेध यज्ञ जो था गुप्त वंश से पूर्व भी शुंग वंश में पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। पुष्यमित्र शुंग ने भी 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। याद रखिएगा शुंग वंश का एक प्रतापी शासक पुष्यमित्र शुंग था जिन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। यह एक विजय दिखाने का तरीका होता है, अपने आप को विजय हासिल करने का तरीका होता है। कुल मिलाकर के याद रखिए कि अपनी विजय के पश्चात समुद्रगुप्त को अश्वमेध यज्ञ किया। याद रखिए अपनी विजय के बाद समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया और साथ ही अश्वमेध पराक्रम की उपाधि धारण की थी। अश्वमेध पराक्रम की उपाधि भी धारण की थी। तो उम्मीद करता हूँ कि इन तमाम जानकारी से आप समुद्रगुप्त के बारे में और चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठा कर लिए होंगे जो आपके प्रतियोगी परीक्षा के लिए और आपके ज्ञानवर्धन में बहुत ही उपयोगी साबित होगा। थैंक यू।